नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पीयूष थाड़ा और आज GTPL के इस स्पेशल प्रोग्राम आरोग्यम धन संपदा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं खाड़े डेंटल क्लिनिक के और अकोला के फेमस डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत खाड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर डेंटल की दांत जो हमारे इंसान के बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी ट्रीटमेंट और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, तो जो टीथ है जो हमारे इंसान की बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, रोल करते हैं? जैसे हमारी बॉडी में पूरा जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, कि खाना जो भी खाते हैं हम लोग, उसके जो पचाना जो वर्ड हमारा यूज़ होता है, उसकी शुरुआत है वो दांतों से होती है। क्योंकि अगर आप खाना ढंग से चबाओगे नहीं, बारीक होगा नहीं, फर्स्ट डाइजेशन की जो स्टेप है वो ओरल कैविटी में ही शुरू होती है। जो भी हमारा सलाइवा है, मतलब हमारी जो लाड़ आती है और दांतों से बारीक होता है, वो जो मिश्रण होता है उसी से हमारे डाइजेशन शुरू होता है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन अपना दांतों से ही शुरू होता है। और जिन लोगों में जनरली दांत कम रह जाते हैं, कि जैसे उम्र के साथ गिर जाते हैं, तो उन्हें वो बाद में पेट की भी शिकायत चालू हो जाती है। सो बेसिकली हम लोग की और न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है फूड की, वो बॉडी को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन है बॉडी को अगर एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए पहले डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए दांतों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सर एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मोस्टली जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो रूट कनाल के होते हैं, मतलब मोस्टली दांत ख़राब हो जाते हैं, तो रूट कनाल एक ट्रीटमेंट होती है। तो बेसिकली रूट कनाल होता कैसा है और उसकी प्रोसेस क्या होती है? एक्चुअली रूट कैनाल ये एक ट्रीटमेंट है, तो उसका फर्स्ट बैकग्राउंड हम लोग को देखना चाहिए कि रूट कैनाल की ज़रूरत जो पड़ती है वो हमारे दांतों की जो हेल्थ होती है वो जब बिगड़ती है, मतलब जब उसे सड़न लग जाती है। सड़न लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। नॉर्मली आज की डेट में आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं कि खाना फंसता है, या फिर कभी कभार उनको दर्द होता है, सेंसिटिविटी जैसी शिकायत करते हैं। तो वो सड़न लगने के कारण होता है। दांतों के 3 लेयर्स होती है हमारी, वो हम लोग को सबसे पहले समझना चाहिए कि जो सबसे बाहर दिख रहा है वाइट कलर का इनेमल, दैट इज़ द टफेस्ट लेयर, बट उसमें कोई सेंसेशन नहीं होती। तो जब तक वो इंटैक्ट है, मतलब वो शाबुत है, तब तक पेशेंट को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो जब भी सड़न होता है, जो भी कीटाणु होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। तो जब भी आप खाना खाते हो, स्पेशली जैसे मीठा खाना होता है, या फिर कोई स्टिकी फूड होता है, या फिर कोई भी खाना खाते हो बट उसके बाद आप क्लीन नहीं करते हो, वॉश नहीं करते हो, जो गार्गल कहते हैं या गुल्ला करते हैं वो नहीं करते, तो उसके बाद वो खाना वहीं पे जमा रहा, तो वो एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी कीटाणु, उनके लिए भी वो फूड है, खाना है वो, तो उसको वो डिग्रेड करके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं, एंड उसी को हम लोग बाद में सड़न लगना कहते हैं। तो ये सड़न लगने के बाद अगर वो फर्स्ट हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंस की जो लेयर है टूथ की, उसे अगर वो छेद देते हैं, उसके बाद अंदर सेंसिटिव लेयर चालू हो जाती है, तो तब पेशेंट को दर्द होना शुरू होता है। तो हम लोग रूट कैनाल में क्या करते हैं कि जब तक वो लिमिट के अंदर है तब तक हम लोग उसको सादा फिलिंग जो कहते हैं, पहले चांदी भरते थे, अभी टूथ कलर्ड फीलिंग्स आ गए हैं, कॉम्पोजिट जिसे हम लोग कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो फीलिंग्स है उससे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। बट जब ये उससे डीप में चला जाता है, जो अंदर की कोर होती है, पल्प कहते हैं हम लोग, मतलब जो नस होती है अंदर की, वहाँ तक अगर पहुँच गया तो फिर सिंपल फीलिंग से वो काम नहीं होता है और हम लोग को रूट कैनाल करना है। सो रूट कैनाल मतलब जो भी ये नस है उसको क्लीन करके, उसका इलाज करके, उसमें फीलिंग करके, फिर उसे हम लोग पे जब ज़रूरत होती है उस पर हम लोग को कैप लगानी पड़ती है। सो इसे हम लोग रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। तो सर कई बार दांतों को रिप्लेसमेंट करना होता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है? तो मैक्सिमम पेशेंट ऐसा ज़रूरी नहीं कि है सड़न लग गई, थोड़ा बहुत दर्द है तो आ जाएंगे, वो लोग साइन करते हैं या फिर मेडिकल काउंटर से टाइम के लिए दवाई ले लेते। सो वो दिन निकालते हैं, उनको लगता है कि दांत अच्छा हो गया, बट एक्चुअली वो सिर्फ उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है दर्द होने की। जब वो नस पूरी तरह से अंदर की जो ख़राब हो जाती है तो वो दर्द करना भी बंद कर देती है। तो कुछ दिनों में क्या होता है, वो सडन बढ़ के दांतों को पूरा निकृष्ट कर देती है और वो कभी कभी दांत टूट भी जाते हैं। तो वो केसेस में फिर पेशेंट जब आता है कि नहीं सर पहले तो अच्छी थी, एक दिन में टूट गई, पर वो एक दिन में नहीं होता है, उसे बहुत महीने लग जाते हैं। तो ऐसा जो दांत चला गया या फिर कोई और कारणवश, कभी एक्सीडेंटल केसेस रहती है जब वो अचानक मार लगने से टूट जाता है, ऐसे केसेस में दांत को निकालना पड़ता है। तो वो जो खाली जगह होती है उसे हम लोग को रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेसमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आप अगर पेशेंट के पास नेचुरल जो सबसे कन्वेंशनल वे माना जाता है पहले से चालू है कि पेशेंट के पास पहले से आगे जो दांत गया हुआ है उसके आजू बाजू में अच्छे दांत है तो उनका सपोर्ट लेके ब्रिज बनाते हैं। बट अभी फ़िलहाल
उस कंसेप्ट को इतना सही माना नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छे दांतों को भी टच कर लें। तो उससे बेटर है कि इम्प्लांट्स करके आए हैं। तो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो दांत नहीं है सिर्फ उतना ही रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट होता है टाइटेनियम से बना हुआ, उसकी मदद से हम लोग उसको सर ह्यूमन बिहेवियर में जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फेस टू टॉक मिलते हैं, तो हमारी जो स्माइल है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे दांत सबसे पहले दिखते हैं। तो स्माइल डिज़ाइनिंग एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? स्माइल डिज़ाइनिंग कंसेप्ट एक्चुअली बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सो इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कभी भी आप देखोगे तो पर्सन टू पर्सन हम लोग जब इंटरेक्शन करते हैं तो जो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन करते हैं कि प्रेजेंटेबल व्यक्ति होना चाहिए, इसका मतलब चेहरे का पूरा बैलेंस अच्छा होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग को चेहरे का जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए व्यक्ति में पूरे जो चेंजेस चाहिए, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है दांतों। बहुत सारे लोग खुद ही कॉशियस रहते हैं कि नहीं, मेरे दांतों में थोड़ा सा कलर नहीं है ढंग से, जिसे हम लोग पीलापन की शिकायत बोलते लोगों की। उसके अलावा किसी में दांतों क्राउडिंग हम लोग जैसा बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब दांत थोड़े से आगे पीछे रहते हैं, दांत बहुत जमा रहते एक जगह पे ऐसे दिखते। सो उसमें प्रॉपरली उनकी अरेंजमेंट नहीं रहती, या फिर कभी कभार उनकी अरेंजमेंट इतनी बिगड़ी भी रहती है कि पेशेंट को बात करते वक्त जो अपने शब्द होते हैं वो उनका उच्चारण स्पष्ट तरीके से नहीं होता। तो उसमें कभी आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्लिप ऑफ टंग जो वर्ड बोला जाता है कि उसमें थोड़ा सा वर्ड्स में कंबाइन हो जाते हैं जो एकदम डिफाइंड नहीं रहते, तो मतलब बोलने की एबिलिटी भी उसमें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो स्माइल डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आपका ये हर एक जो सेक्शन है उसमें जो हम लोग मराठी में त्रुटि बोलते हैं या फिर खामियां बोलते हैं, वो दूर करने का काम करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है शेप। अगर आपके दांतों का शेप सही नहीं है, या दूसरा आता है दांतों का अरेंजमेंट, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, आगे पीछे है, या फिर उसमें क्राउडिंग जैसा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एक कम जगह में दांत ज़्यादा आने की वजह से आगे पीछे ओवरलैपिंग दिखते हैं, या फिर कलर दांतों का जो शेडिंग जैसे मैंने बोला उसका एडजस्टमेंट, एंड उसके अलावा जो गम्स है मतलब मसूड़े हैं उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गमी स्माइल की कंप्लेंट करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को हम लोग जो करेक्ट करना है, करेक्ट मतलब जो प्लीजेंट इस वर्ड के अंदर सबकी मान्यता के हिसाब से जो बोला जाता है कि ये बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस लाने का काम यानी स्माइल डिज़ाइन। उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती है। कभी कभी सिंपल फीलिंग्स होते हैं जिसमें दांतों के सड़न की वजह से खराबी आती है, या फिर अगर अरेंजमेंट में इशू है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, उससे दांतों की रचना को सीधा करना। गम्स में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गम्स की भी ट्रीटमेंट्स रहती है जिसमें सर्जिकल भी रहता है, नॉन सर्जिकल भी रहता है। और एक तीसरा आता है कि अगर बहुत ही ग्लॉसली अगर दांतों का कलर बिगड़ा हुआ है तो एक तो उसे ब्लीचिंग यानी टीथ वाइटनिंग, या फिर हम लोग को दांतों के ऊपर जो आवरण होता है तो जिसे कैप्स कहते हैं वो पूरा लगा के, या फिर विनियर्स होता है पार्शल कैप्स, ये सब ट्रीटमेंट्स करके उसको इम्प्रूव करने के लिए जो मॉडलिटी की जाती है उसे स्माइल डिज़ाइन करते हैं। सर ब्रेसेस से याद आया कि पहले देखा जाता है कि स्टील की या फिर आयरन की यूज़ की जाती है, लेकिन अभी ऑनलाइन व ट्रांसपेरेंट वायरल हो रहा है, तो वो दोनों में बेस्ट कौन सी चीज़ है? नहीं, ऐसा आप दोनों में चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की भी इंडिकेशंस जो कहते हैं कि ज़रूरत जो है वो अलग अलग है। अगर जहाँ पे सच में इंडिकेटेड है मतलब ज़रूरत है कि जैसे इनविजिलाइन कहते हैं उसे, अगर इनविजिबल जो ब्रेसेस के का प्रकार आता है अगर उसमें वो करेक्शन हो सकता है तो डेफिनेटली वो सबसे सुपीरियर रहेगा, क्योंकि जितना भी जैसा बोला जाता है ब्रेसेस का ड्यूरेशन रहता है वो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लगभग 1 साल 1.5 साल चलता है। तो उतने ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को अपना जो एस्थेटिक्स है मतलब जो प्रेजेंटेशन है दिखना जो कहते हैं वो मेंटेन करने में मदद मिलती है। बट अगर वहाँ जहाँ वो इंडिकेटेड नहीं है तो फिर हम लोग को कन्वेंशनल जो मेटालिक या सिरामिक के ब्रेसेस आते थे वो ही यूज़ करना। सर कई बार देखा कि स्मोकिंग या फिर टोबैको खाने से दांतों की बीमारियाँ हो जाती है, मे बी कैंसर में भी हो सकता है, तो ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है? यस, मैं तो कहूँगा कि ये सबसे वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि हमारे एरिया में या फिर देखा जाए तो भारत के मैक्सिमम एरिया में टोबैको, सुपारी
पान, इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से ओरल कैंसर के केसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनका कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे देश में ही पाया जाता है। और इससे मैंने देखा है कि लोगों में सिर्फ पहली बार ही प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक बार क्लियर होने के बाद भी वो वापस अपनी आदतों पे जब जाती है तब उनको बार बार होता है। कुछ लोग, सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ पाई जाती है वो है मुंह का खुलना कम होना। जो पहले आप अच्छे से खाना खा सकते थे तो उसमें 2 से 3 उंगली का जिनका मुंह अच्छे से खुलता था उनका 1 उंगली तक आ गए, मतलब एक ही उंगली जा पाएगी, इतना कम हो जाता है। और वो भी एज रिलेटेड भी नहीं है, अभी तो यंग एज, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट मैंने देखा है मुंह खुलना कम होने वाला, वो था सिर्फ 16 साल का। एंड उसने जब हिस्ट्री दी थी 8 साल से वो ये गुटखा और तंबाकू खाता था। सो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग ऐसा है कि जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं तब तक इसका आपको कोई भी बेनिफिट आएगा नहीं। आज की जो दृश्य आप देखोगे सिनेरियो, तो हर जगह में, हर गली में आपको एक पान की दुकान दिखेगी एंड हमेशा वहाँ कोई ना कोई दिखेगा। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत अंदर तक घुसा हुआ एक एलिमेंट है। तो अगर हम लोग इसे नहीं निकालेंगे तो हमारी जो कैंसर की केसेस है वो कम नहीं होंगे। सर कोशिश करेंगे। सर अभी कोविड-19 पैंडेमिक तो चल ही रहा है, इसमें एक नई ब्लैक फंगस माइक्रोम्यूकोसिस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी ख़तरनाक भी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की आंखें भी जा रही हैं, तो इस पे आप कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक अभी बन चुका है, क्योंकि पहले सब लोग कोरोना से ही त्रस्त थे। कोरोना की जो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। अब वो इफ़ेक्ट में क्या होता है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं, वो नॉर्मली भी पहले से ही प्रेजेंट है, बट वो हम लोगों को नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता है। उसका एक ही कारण है कि हम लोग की इम्यूनिटी, जो प्रतिकारक शक्ति है, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। बट कोविड में वो वायरस के अटैक के बाद पूरी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही हम लोग अग्रेसिव बोलेंगे या फिर उतनी ही तेज़ देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिकारक शक्ति सच में कम हो जाती है। एंड पहले तो बोला जाता कि सिर्फ जिनको डायबिटिक हिस्ट्री है, मतलब जिनका शुगर की बीमारी है, उन्हीं में पाया जाता, पर आज की डेट में देख रहे हैं तो नॉन डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी है नहीं, उनमें भी वो पाया जा रहा है। तो उनकी प्रतिकारक शक्ति कम होने की वजह से वो बढ़ जाता है। एंड और ऐसा नहीं है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस हाथ अच्छे से धोने से वगैरह कम होगा, उसका जो रूट है वो नाक और मतलब जब सांस लेते हैं उसी से जाता है। एंड सबसे ज़्यादा ओरिजिन है उसका मिट्टी, कंपोस्ट, कचरा, ये चीज़ों से आती है। तो ये हमारे पूरे समाज में तो प्रेजेंट रहेगा ही। सो इसीलिए हम लोग जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसके फर्स्ट लक्षण, जो सबसे पहले पता चलने के लक्षण, अगर वो पेशेंट ने समझ लिए तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो बढ़ने के बाद लॉस हो रहा है वो हम लोग कम कर सकते हैं। जैसा कि कुछ पेशेंट होते हैं कि थोड़ा बहुत दांत में दर्द है तो फिर भी आते नहीं है, पहले से आदत है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोरोना से आप ट्रीटमेंट लेकर अस्पताल से वापस आते हैं, उसके बाद आपको भली दूसरे ही दिन आपको दांत में थोड़ी बहुत शिकायत लगी तो आप प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को फ़ोन करके पहुंचिए, उनको प्रॉपरली हिस्ट्री दीजिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ऐसे कुछ पेशेंट्स देखे जिन्होंने हिस्ट्री, मतलब उन्होंने हम लोग को वो इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि उनको कोरोना हुआ था, क्योंकि वो एक टैबू जैसा फील करते हैं। तो उसकी वजह से जो 1 या 2 हफ्ते का डिले हो जाता है डायग्नोसिस में, उसमें म्यूकोर बहुत अग्रेसिव फंगस है, तो उसमें वो इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट का जबड़ा निकालना पड़ सकता है। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे टैबू मत समझो। कोरोना अभी हो सकता है किसी को भी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डॉक्टर से छुपाओगे। तो बहुत जल्द से जल्द आपको जब भी ऐसा लगा कि पहले आपके दांत मजबूत थे, अचानक से आपका ध्यान में आया कि वो हिलना चालू हो गया। दूसरी चीज़, आपके गम्स में से थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है या थोड़ा पस जैसा दिख रहा है, थोड़ी बहुत सूजन लग रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मसूड़ों का, आपके टाड़ू का कलर चेंज हो रहा है, जो त्वचा पिंक रहती है अचानक से वाइटिश दिख रही है या थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है,
या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अचानक से सूजन आ रहा है और अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें आपको लग रहा है कि सडन तो थी नहीं, और कोरोना होने के पहले आपको कोई तकलीफ नहीं थी, ये कोरोना का ट्रीटमेंट होने के बाद इमीडिएटली चालू हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से आपने उसको म्यूकोरमाइकोसिस के अंडर कंसिडर करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। तो जितना जल्दी इसे आप दिखाएंगे डॉक्टर को, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेंगे, आपको उतना ही जल्दी आराम मिलेगा और इसका जो अग्रेशन है या फिर जिसका प्रोग्रेशन रहता है, जहाँ फैलती है पूरा, वो कम हो जाएगा। वरना आज की डेट में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी पता चले हैं जिनका ऑन द टेबल इन द सर्जरी उनकी उनकी जान बचा नहीं पाए डॉक्टर, क्योंकि वो इतना बढ़ गया था डिले के कारण कि वो उनके मस्तिष्क तक पहुंच गया था, ब्रेन तक वो इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। वन लास्ट क्वेश्चन कि एज ए डॉक्टर आप चाहोगे कि आपके सारे पेशेंट अच्छे रहे, सेफ रहे, उनके टीथ भी अच्छे रहे, तो एज ए बेसिक जनरल कि आप बताना चाहोगे कैसे दांतों का ख्याल रखा जाए या डेली बेसिस पे कैसे? बहुत मेहनत की चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ हैबिट। मतलब हम लोग कहते हैं आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत सिंपल चीज़ है। आप कुछ भी खाते हो वो आपके मुंह में ज़्यादा देर तक वैसे ही टिका हुआ नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी खाने के बाद आपने जल्द से जल्द पानी से, सिंपल पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। 2 बार ब्रशिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि सुबह के ब्रशिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रात का ब्रशिंग, जो सबसे निगलेक्टेड चीज़ है, क्योंकि सारी प्रोसीजर जो भी है दांतों को बिगाड़ने की वो रात की नींद में ही होती है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज नाइट ब्रशिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको नाइट ब्रशिंग करना ही है। एंड कुछ भी खाते हो, एक्सटर्नल कोई भी चीज़, बाहर की कोई भी चीज़ आप मुंह में डाल रहे हो तो उसके बाद मुंह को क्लीन कीजिए। इवन सबसे बुरी चीज़ हम लोग जो देखते हैं वो चाय पीने के बाद भी लोग पानी नहीं पीते। एटलीस्ट चाय पीने के बाद भी आपने पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि वो उसमें शुगर होता है। उसके बाद आपके दांतों पे स्टेन्स या मतलब दाग भी लगते हैं और सड़न भी लग सकते हैं। तो हर चीज़ जो भी खाते हो उसके बाद क्लीन रखिए। उसके बिना अगर आप ये सिंपल बेसिक हैबिट्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा ब्रशिंग करने वाले पर्सन को भी कैविटी होती ही है, कहीं ना कहीं आपसे छूट होती है, उसके बाद ही वो कैविटी को चांस मिलता है। तो ये थे डॉक्टर अभिजीत खाड़े। अगर आपके पास कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर अभिजीत खाड़े के खाड़े डेंटल क्लिनिक से कंसल्ट कर सकते हैं, या आपको बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी साथ आज के प्रोग्राम में हम यही रुकेंगे, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।